हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी पढ़ रहे होंगे और मेंस की तैयारियाँ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर 4 का पार्ट 3। पेपर 4 जो कि साइंस और मैथ्स का पोर्शन होता है और इसके अलावा इसमें इन्वायरमेंट, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का भी पोर्शन रहता है। पार्ट 3 में यही सारे पोर्शन रहते हैं। तो पार्ट 3 को लेकर आपके लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे कि जल्दी से मैं इस कॉपी को अपलोड करूँ, तो ये पार्ट 3 का कॉपी मैंने अपलोड किया है। आगे शुरू करें इसके पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप नीचे सीधे जाके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ऊपर लिंक भी दिया है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम बॉक्स में जाके सर्च करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 3.9 थाउजेंड से ज़्यादा एस्पिरेंट्स अपने साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जो अपडेट्स हैं वो हासिल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 4 का पार्ट 3, जिसको कि हम जनरल साइंस व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 75 में 41.5 मार्क्स मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे कहे जा सकते हैं। 75 मार्क्स वाले पोर्शन में अगर आप 40 से ज़्यादा नंबर लेके आते हैं तो ये अच्छे नंबर कहलाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना परफॉर्मेंस ठीक किया था। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैंने गलतियाँ करी थी, तो नहीं तो ये स्कोर जो है 45 या 50 के आसपास भी जा सकता है। शुरुआत करते हैं 2 नंबरों से, जिसको आपको करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझना और तत्काल उसका आंसर लिखना। यहाँ पे लाइन थोड़ी सी कम दी हुई है, इस कॉपी में लाइन कम है, 3 कॉपी है, जबकि मेंस की कॉपी में 4 लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है समुद्री प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो सीधे उसने पूछ दिया है समुद्री प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे अब आपको भूमिका बनाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है और आप सीधे पॉइंट वाइज आंसर डालना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि समुद्र के जल में अवांछनीय तत्वों का मिलना समुद्री प्रदूषण कहलाता है। समुद्री प्रदूषण से फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो मिलता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को बिगड़ता है। ये मैंने चीज़ें जो है सारी यहाँ पे इंक्लूडेड करी हैं। तेल, रेडियो एक्टिव तत्व, रासायनिक उत्पाद, मानव जनित प्रदूषक जो समुद्री प्रदूषण है उसके प्रमुख कारण हैं। तो आप 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसके आंसर हमेशा पॉइंट में ही लिखिएगा। इससे आपका आंसर एकदम सटीक रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आप दे पाते हैं। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन था, कोविड का दौर था तो क्वेश्चन आया था रेमडेसिविर क्या है ना, आजकल मीडिया में चर्चा में होने का कारण क्या है। तो रेमडेसिविर के बारे में पूछा गया था यहाँ पे। तो आप सभी जैसे जानते ही हैं कि रेमडेसिविर जो था वो एक इंजेक्शन था और कोविड के लिए इसको दिया जाता था। लेकिन बेसिकली रेमडेसिविर कोविड के लिए खोज नहीं किया गया था, इसको अमेरिका कंपनी ने हेपेटाइटिस सी के लिए बनाया था। लेकिन ट्रायल तो चल रहा था उस वक्त, तो ट्रायल के तौर पे जब रेमडेसिविर को कोविड में इस्तेमाल किया गया तो रेमडेसिविर थोड़ा सा इफेक्टिव था। तो रेमडेसिविर क्या है पूछा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अमेरिकी कंपनी ने हेपेटाइटिस सी के लिए इसको बनाया था और इस तरह से मैंने अपना जो है आंसर दिया। इसके बाद इसमें और भी पॉइंट्स आगे मैंने डाले थे, ये पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें मुझे 1 नंबर, इस 2 नंबर के क्वेश्चन में मुझे 1 नंबर जो है मिला था। पहला जो समुद्री प्रदूषण था उसमें भी मुझे 1 नंबर मिला था। इसमें आगे कोरोना के इलाज में कारगर होने की वजह से ये सुर्खियों में है, क्योंकि पूछा था कि आजकल ये मीडिया में सुर्खियों में क्यों है। रेमडेसिविर कोरोना मरीजों के रिकवरी दर को तेज कर देता है और वर्तमान में भारतीय बाजार में इसकी कमी बनी हुई है। यहाँ पे मैंने ये करंट का एक जो बात थी वो पुट कर दिया। यहाँ पे आप पूछते हैं कि करंट को कैसे इंक्लूड किया जाए अपने आंसर में, तो यहाँ पे एक लाइन मैंने देखिए करंट का ही इंक्लूड किया हुआ है। उस वक्त मार्केट में इसकी कमी थी, तो मैंने अपने आंसर में ये भी डाल दिया है कि वर्तमान में भारतीय बाजार में इसकी कमी बनी हुई है। तो यहाँ पे 2 में 1 नंबर मुझे मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी करंट के पोर्शन को आप जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, जैविक क्षमता को परिभाषित कीजिए। जैविक क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो जैविक क्षमता क्या है, सबसे पहले तो आपको उसको बताना है। तो कोई भी एक प्रजाति जितनी ज़्यादा संख्या में अपने समान जीवों को उत्पन्न करती है वो उस प्रजाति का जैविक क्षमता कहलाता है। जैविक क्षमता के बढ़ने से प्राकृतिक संसाधन प्रभावित होते हैं। अब जैसे कि मनुष्य है, मानव है, अपने समान जीवों को लगातार उत्पन्न कर रहा है, तो जैविक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जैविक क्षमता बढ़ रही है तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि आपके खाने के लिए साधन, आपके रहने के लिए जगह, ये धीरे धीरे तो कम होते जा रहे हैं, यानी कि ये प्रभावित हो रहे हैं। तो यही है जैविक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, चूंकि इसमें कंप्यूटर का भी पोर्शन है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर स्मृति क्या है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में इसने पूछा है। तो मैंने सीधे पॉइंट वाइज आंसर डाला है कि कंप्यूटर में इनपुट के माध्यम से आंकड़ों को सर्वप्रथम सुरक्षित रखने वाली युक्ति कंप्यूटर स्मृति कहलाती है। कंप्यूटर स्मृति 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में क्या क्या आता है, रैम और रोम, और सेकेंडरी में क्या आता है, सीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, जो आप बाहर से लगाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर लिखा था, मुझे 1 नंबर मिला हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई से आप क्या समझते हैं? ड्रिप सिंचाई के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, तो ड्रिप सिंचाई के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है, तो मैंने सीधे पॉइंट वाइज ही आंसर डाला है। ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कम समय, पानी की कम खपत के साथ ज़्यादा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक पाइप में जगह जगह छेद होते हैं जहाँ से पानी की बूंदों के रूप में, जहाँ पानी बूंदों के रूप में निकलता है और पानी सीधे पौधों की जड़ों में जाता है, ज़्यादा पोषण मिलता है। तो पॉइंट वाइज मैंने अपने सारे आंसर यहाँ पे लिख दिए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं उसमें इंक्लूड कर सकूँ। फिर देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की 4 उच्च स्तरीय भाषाओं के नाम लिखे थे। यहाँ पे देखिए सीधे फ्लैट 4 भाषाओं के नाम इसने पूछ दिया है, तो आपको यहाँ कोई भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 भाषाओं के नाम यहाँ पे लिख दीजिए, 2 में 1 नंबर मुझे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के खतरों के बारे में लिखिए। जैव विविधता के खतरे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे मैंने जितनी स्पेस मिली थी उसमें लिख दिया। हालांकि स्पेस यहाँ और ज़्यादा होनी चाहिए थी, 4 लाइन, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम था जो टेस्ट सीरीज़ थी, इसलिए मैंने फिर भी सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए थे। क्या है जैव विविधता के खतरे? तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक आवासों का क्षरण, विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण, अम्ल वर्षा, मानव जीव संघर्ष, रासायनिक कीटनाशक। विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण का मतलब ये है कि आपने देखा कि जब हरित क्रांति आई थी तो गेहूँ के सीड्स विदेशों से मंगाए गए थे, लेकिन उसके साथ साथ एक पार्थेनियम घास भी आ गई थी, और ये पार्थेनियम घास जो है आज बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है भारतीय फसलों को। इसके अलावा तालाबों में आपने जलकुंभी देखी होगी, वो भी विदेशी प्रजाति है, वो भी बाहर से ही आई हुई है, और वो किस तरह से तालाब को प्रदूषित कर देती है। तो ये जो विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण है, इसका कहने का अर्थ ये है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ई टेक्नोलॉजी से कृषि क्षेत्र में लाभ को लिखिए। देखिए, ई टेक्नोलॉजी आई है तो कृषि से इसमें क्या लाभ हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए। जैसे कि ई चौपाल स्टार्ट हो गया, ई चौपाल का क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में, ठीक है। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर, ये सारी क्या है? ई टेक्नोलॉजी हैं। ई चौपाल हो गया, किसान कॉल सेंटर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। फिर एग्री कृषि मार्ट हो गया, ई राष्ट्रीय बाजार हो गया, ये सारे के सारे आपका ई टेक्नोलॉजी हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इससे कृषि को काफ़ी ज़्यादा लाभ भी हो रहा है, और 2 में 1.5 नंबर मुझे मिले हैं। इसके बाद बारी आती है 4 नंबर की। 4 नंबर के क्वेश्चन में देखिए लाइन बढ़ जाती है, लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो आप हमेशा पॉइंट वाइज ही उसका इस्तेमाल करिएगा। क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं या फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तब आप पैराग्राफ फॉर्मेट में जाइएगा। अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो पॉइंट वाइज, नहीं आ रहे हैं तो पैराग्राफ फॉर्मेट। पॉइंट वाइज में आप की जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान तत्व नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में बताइए। तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो इस आंसर के जरिए आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और फिलहाल सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत ही हो रही हैं। जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई, जैसे कि छत्तीसगढ़ का पढ़ाई तो हर द्वार, ठीक है। इसको चलाता कौन है? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना, ज्ञान में वृद्धि करना और अनुसंधान कार्यों को बढ़ाना। और मेन इसका उद्देश्य है छात्रों की भौतिक दूरी को मिटाकर ऑनलाइन शिक्षा को उपलब्ध कराना है। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी आज दिल्ली के किसी बड़े कॉलेज का नोट्स देख सकता है, वीडियो देख सकता है। इससे क्या हो रहा है? ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के अंतर्गत ही विद्यादान जैसी ऑनलाइन शिक्षा के मंच खुले हैं। छत्तीसगढ़ में पढ़ई तुहर द्वार भी इसी का एक अंग है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, ठीक है। ज्ञान के वृद्धि करना यहाँ बढ़ा किया है मैंने। विद्यादान को मैंने अंडरलाइन किया है। भौतिक दूरी को और ऑनलाइन शिक्षा, इसके अलावा पढ़ई तो हर द्वार को मैंने अंडरलाइन किया। ये क्यों किया है? ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको मेरे कीवर्ड्स दिख जाएं कि मैंने किन किन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, और ये जो है अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, आपकी कॉपी की अट्रैक्शन को बढ़ाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा। तो आप भी जब आंसर लिख रहे हैं तो उसमें जो सबसे अच्छा कीवर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसको अंडरलाइन जरूर कर दें। यहाँ पे देखिए मुझे 4 में 3 नंबर मिले हैं। नेक्स्ट है, एलईडी क्या है? परंपरागत प्रकाश बल्ब की तुलना में इसके लाभ लिखिए। अब क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है, आपको यही चीज़ समझनी है कि क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो इसको कैसे आप ब्रीफ करेंगे। तो एलईडी क्या है? सबसे पहले आपको बताना है कि एलईडी क्या है। तो एलईडी एक डायोड है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। इसका पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड है, और यह श्रेणी क्रम में लगा रहता है। यहाँ पे मैंने 2 लाइन में इसका आंसर दे दिया, एलईडी क्या है। उसके बाद अब देखिए, लाभ के लिए मैंने अलग से हेडिंग यहाँ डाली है, एलईडी के 4 लाभ। मतलब मैंने यहाँ बता दिया कि यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, अब ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ।
4 लाभ पूछा है तो मैंने 4 लाभ यहाँ पे उसके गिना दिया है। क्या? सामान्य बल्ब की तुलना में ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करता है, बहुत ही कम विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, गर्म नहीं होता है, सुरक्षित है, अगर आपने टच किया होगा तो देखा होगा, और एलईडी का जीवन काल 2 से 3 वर्ष तक का होता है। सामान्य बल्ब की तुलना में ये ज़्यादा होता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एलईडी का जीवन काल सामान्य बल्ब की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मुझे 4 में 2.5 नंबर मिले हैं, जो कि अच्छे मार्क्स कहे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नाभिकीय रिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर 4 के पार्ट 3 के साथ साथ पेपर 5 में भी आएगा, क्योंकि ये भारत के जियोग्राफी में भी ये पोर्शन है। तो एक बार पढ़ने में आपके 2 पेपर इससे कवर हो जाएंगे। नाभिकीय रिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन इसने पूछा है। तो सबसे पहले मैंने नाभिकीय वर्णन का संक्षिप्त विवरण दिया है। क्या? नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का उत्पादन रिएक्टरों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, रिएक्टर क्या है ये मैंने बता दिया। और नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा ये भी बता दिया है कि भारत में कहाँ कहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर स्थापित हैं। सबसे पुराना तारापुर और सबसे बड़ा कल्पक्कम। यहाँ पे देखिए मैंने भारत का एक छोटा सा मैप बनाया है, और इन मैप में जो आपके रिएक्टर्स स्थापित हैं उन रिएक्टर्स को मैंने डिनोट करके उनका नाम भी लिख दिया है। रावतभाटा, काकरापारा, तारापुर, ट्राम्बे, कैगा, कल्पक्कम और कुड़नकुलम, ये मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब एग्जामिनर को पता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि आप ये जो रिएक्टर्स हैं ये कहाँ हैं, ये जो परमाणु संयंत्र हैं ये कहाँ हैं। यहाँ पे मुझे 2.5 नंबर मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आनुवंशिक विविधता का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब जगह मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया है, अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे 2.5 मार्क्स मिले हैं। जैव विविधता को 3 स्तरों में बांटा जाता है। ठीक है, आपको मालूम ही है कौन कौन सा है। सबसे पहले तो आपका है प्रजाति विविधता, फिर पारिस्थितिकी विविधता और आनुवंशिक विविधता। तो इसने आनुवंशिक विविधता के बारे में पूछा है तो आपको उसी के बारे में बताना है। तो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स में मैंने आनुवंशिक विविधता के बारे में बताया है, और लास्ट में मैंने ये भी बता दिया है कि आनुवंशिक विविधता के साथ ही प्रजाति तथा पारिस्थितिकी विविधता भी पाई जाती है। तो मैंने उसको अपना आंसर दे दिया है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, और मुझे 4 में 2.5 नंबर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 नंबर में ये पूछा था कि C3 एवं C4 साइकिल में क्या अंतर है। सीधे फ्लैट क्वेश्चन है, इसमें कहीं कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब अंतर के बारे में पूछता है और आपके पास स्पेस कम रहता है तो आप कॉपी को ऐसे बीच से डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ एक लिख लीजिए, दूसरी तरफ दूसरा लिख लीजिए। मैंने हेडिंग डाला C3, यहाँ मैंने डाला C4। अब C3 C4 को मैंने 4 पॉइंट्स में यहाँ पे उसको अंतर को समझा दिया। C3 में क्या होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, और C4 में क्या बनता है, ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, C3 में क्रेंज एनाटॉमी नहीं होती है, और C4 में क्या होता है, क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। आपके C3 चक्र में क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्लोरोफिल के ग्रेना में होती है, और C4 में वो स्ट्रोमा में होती है। C3 में प्रकाश श्वसन होता है, C4 में प्रकाश श्वसन नहीं होता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से अंतर मैंने लिखा है, और 4 में मुझे 3 नंबर मिले हैं, और 3 नंबर तो 4 में सुपर होता है। 4 में 4 तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, ठोस अपशिष्टों के प्रभाव लिखिए, इसके प्रबंधन के समुचित उपाय लिखिए। तो 2 पोर्शन में बटा हुआ है, क्वेश्चन का आपको ऐसे ही समझना है। ठोस अपशिष्टों के प्रभाव लिखिए, पहला पोर्शन ये, और दूसरा पोर्शन इसके प्रबंधन के समुचित उपाय समझाइए। तो आपको ऐसे ही अपने आंसर को बांटना है, और 2 है तो पूरी कॉपी में इसको बराबर बराबर बैलेंस में करके लिखना है। छोटा और बड़ा नहीं करना है, कम या ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। तो सबसे पहले देखिए, ठोस अपशिष्टों के प्रभाव मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और उसके बाद प्रबंधन के उपाय बराबर लिखे हैं। प्रबंधन के उपाय क्या है, आपका संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा आपका प्रोसेसिंग और डिस्पोजल। ठीक है, ये जो है इसके उपाय हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका संग्रहण, ठीक है, उसके बाद पृथक्करण, और उसके बाद भंडारण। तो इस तरह से कलेक्शन, सेपरेशन और स्टोरेज इंग्लिश में अगर ये बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ठोस अपशिष्ट के प्रभाव बताए, क्या प्रभाव हो सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रबंधन के क्या क्या उपाय हैं ये मैंने यहाँ पे बता दिया है, और मुझे यहाँ पे 8 में 4.5 नंबर मिले हैं। देखिए जो मैं बता रहा था, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, उसके बाद जो है प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण, और डिस्पोजल यानी कि निस्तारण, ये इस तरह से होते हैं। अब डिस्पोजल भी जो है वो 4 प्रकार का होता है। क्या, तापीय अपघटन, भस्मीकरण, भूमिकरण और कतरन। तो चूंकि स्पेस कम था मैंने, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है,
और सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं ताकि आंसर में सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएं और 8 में 4.5 नंबर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनवीनीकृत ऊर्जा के बारे में बताइए तथा इसके स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है। आपको अनवीनीकृत ऊर्जा के बारे में भी बताना है और उसके स्रोतों के भी बारे में बताना है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया है और फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने इसको स्रोत बता दिया है। नीचे मैंने यहाँ पे नॉमिनेशन भी कर दिया है, चित्र अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, केरोसिन, लकड़ी जलावन, यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये अनवीनीकृत ऊर्जा हैं। ठीक है, नवीनीकृत और अनवीनीकृत में अंतर क्या है ये जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, नवीनीकृत जिसको कि आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अनवीनीकृत जो एक बार खर्च हो जाए तो दोबारा आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, कोयला जल जाए तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर से डलवाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे स्रोत जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो यही है अनवीनीकृत ऊर्जा। इसमें मैंने बताया है अनवीनीकृत ऊर्जा है क्या। ये ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल में आते हैं और एक बार इस्तेमाल होने के बाद इनका पुनः प्रयोग नहीं हो सकता है। अनवीनीकृत ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोत हैं। ठीक है, स्रोत के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा वहाँ पे डिटेल डाला है और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है और मुझे मिले हैं 8 में से 5 नंबर, जो कि अच्छे नंबर कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे 4 नंबर मिला है, एवरेज मार्क्स कह सकते हैं 4 नंबर। हालांकि 50% मार्क्स रहना ठीक रहता है, 50% से कम जाते हैं तो मामला फिर गड़बड़ है। हरित गृह गैसों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। मुझे लगता है मेरे मार्क्स यहाँ पे इसलिए कटे क्योंकि विस्तृत टिप्पणी लिखने को बोला था, बट मैंने सिर्फ यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में ये बता दिया है कि कौन कौन सी गैसें हैं जो हरित गैसें हैं। यहाँ पे मुझे ये करना चाहिए था कि हरित गैसों के बारे में यहाँ पे लिख के और थोड़ा थोड़ा उसका डिटेल दे देना चाहिए था कि ये गैसें किस तरह से हानिकारक हैं और कैसे वातावरण को नुकसान पहुँचा रही हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो फ्लो चार्ट है उसमें अलग से लिखा था कि हरित गैसें मुख्यतः वे गैसें होती हैं जो वायुमंडल में ही उपस्थित होती हैं। ठीक है, ये अपनी उपस्थिति से सूर्यकिरणों को परावर्तन को प्रभावित करती हैं और पृथ्वी के ताप को बढ़ा देती हैं। पृथ्वी के ताप बढ़ने से ग्लेशियर का पिघलना, बाढ़, भूकंप तथा सूखा जैसी आपदाएं जन्म लेती हैं। हरित गैसें मुख्यतः पृथ्वी की अच्छी ओजोन परत को पतला कर देती हैं। तापमान बढ़ता है, धुआं शीतलन के लिए प्रयुक्त उपकरण जो है इसको बढ़ावा देते हैं। ये मैंने चीज़ें लिखा था, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस आंसर को मुझे और अच्छे से लिखना था और अच्छा से इन्हांस करना था, तो यहाँ पे जो 4 नंबर है ये 5 से 6 के बीच में बढ़ सकते थे। तो हमने क्या देख लिया, 2 नंबर, 4 नंबर और उसके बाद 8 नंबर के पोर्शन को हमने देख लिया। अब हम आते हैं लास्ट पोर्शन में जो कि 15 नंबर का होता है। और आपको पता है 15 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन दे के आता है, 2 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आपको किसी एक को करना रहता है। अब 2 क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, डिजिटल भारत मिशन के बारे में बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा इस मिशन के लिए की गई पहल का उल्लेख कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप तैयार कीजिएगा। ये आने वाले समय में अभी जो मेंस होगा उसमें भी आने की संभावनाएं पूरी हैं डिजिटल भारत मिशन के बारे में, क्योंकि कोविड के काल के बाद डिजिटली बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और छत्तीसगढ़ भी इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और वो लगातार जो है डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रहा है। इसका आंसर आप लिखिएगा। मैंने जो आंसर चूज़ किया था वो दूसरा चीज़ चूज़ किया था। दूसरा जो आंसर है उसमें 2 क्वेश्चंस थे और 2 क्वेश्चंस को दोनों के दोनों करने थे। देखिए, भारत के संदर्भ में सांस्कृतिक एवं असंस्कृतिक जैव विविधता के संरक्षण का वर्णन कीजिए, ये मुझे यहाँ पे बताना था। ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू। उसके बाद फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, वर्तमान काल में इसमें संभावनाओं और उपयोगिता को रेखांकित कीजिए। 15 में मुझे यहाँ 7 नंबर मिले थे जो कि कम नंबर है, और कम नंबर क्यों आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि ईच पोर्शन कैरीज 7.5 मार्क्स। लेकिन मैंने क्या किया है कि ये क्वेश्चन ए जब आप देखेंगे एक्स सीटू और इन सीटू, तो मैंने इतने ही पोर्शन में ख़त्म कर दिया है। 1/3 पोर्शन में मैंने इसको ख़त्म कर दिया, जबकि 2/3 पोर्शन मैंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को दे दिया। तो यही वजह है कि मेरे मार्क्स भी कम हो गए। मुझे लगता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मुझे 5 मार्क्स मिले होंगे और एक्स सीटू इन सीटू के लिए मुझे 2 मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेटेज कम दिया और दूसरे को वेटेज ज़्यादा दे दिया। फ्लो चार्ट 15 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपके पास फ्लो चार्ट है तो आप ज़रूर बनाइए, इससे आपका आंसर इन्हांस होगा। जैसे मैंने सांस्कृतिक और असांस्कृतिक के बारे में बताया कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, विशेष योजनाएं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये मैंने दिया है। उसके बाद असांस्कृतिक में चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीव उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, प्रयोगशाला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं।
और उसके बाद फिर मैंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये भी पूछा था कि संभावनाओं और उपयोगिता को भी रेखांकित करिए। सबसे पहले क्या है बताना है, फिर संभावना बताना है, फिर उपयोगिता बताना है। तो मैंने क्या है यहाँ पे बताया, फिर देखिए संभावनाएं बताई हैं। संभावनाएं में मैंने 1 2 3 4 5 पोर्शन डाले हैं, ठीक है। और उस वक्त के जो करंट चीज़ें वो भी मैंने इसमें इंक्लूड की थी, जैसे कि टेस्ला की मानव रहित कार, ये भी आर्टिफिशियल उदाहरण है। दूसरा, गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता के एक उदाहरण है। ओके, ठीक। दुबई की सोफिया जो पहली कृत्रिम नागरिक है, ये संभावनाएं हैं जो आगे आके आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता को और बढ़ावा देगी। और लास्ट में मैंने इसकी उपयोगिता लिखी है। उपयोगिता भी मैंने कुछ जो करंट की चीज़ें हैं वो डाली हैं और ये बताया है कि क्या कुछ इसको हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है। जैसे कि दुबई अपने कृत्रिम नागरिक सोफिया के जरिए आने वाली पीढ़ी का दर्पण है, ठीक है। कोविड जैसे महामारी में संक्रमण रोकने, सेवा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जब इन्फेक्शन हो गया था लोगों को तो बहुत सारे रोबोट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वो दवाइयाँ ला के दे रहे थे, वो खाना ला के दे रहे थे। रक्षा मामलों में जानमाल का नुकसान रोकने की क्षमता है और अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने में सक्षम है, ये मैंने उपयोगिता में डाला था। और लास्ट में 15 नंबर के क्वेश्चन में कंक्लूजन डालना अनिवार्य है, ये आप याद रखिएगा। आपको आंसर का निष्कर्ष जरूर डालना है। अब मैंने दोनों के आंसर के निष्कर्ष डाले हैं, यहाँ पे मैंने सांस्कृतिक और असांस्कृतिक डाला है और यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाला है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 15 में 7 नंबर मिले हैं, जो कम है। एटलीस्ट 10 मार्क्स इस क्वेश्चन में आराम से आ सकते थे। मैंने थोड़ी सी गलती करी है, पोर्शन को कम ज़्यादा कर दिया, इसलिए मेरे मार्क्स यहाँ पे कट गए हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। क्वेश्चन को हमेशा तोड़ के देखिएगा कि कितने पोर्शन में क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन के पोर्शन जितने हैं उसी बराबर वेटेज में उसको आपको आंसर भी देना है, तब आपके क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होंगे और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि पेपर 4 का ये पार्ट 3 जो आपके लिए काफ़ी टफ पोर्शन है, उसका मैंने आंसर कैसे लिखा है और आपको कैसे लिखना है ये बताया है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप इसमें कुछ अपना खुद की जो स्ट्रेटेजी है वो भी आप इंक्लूड करके आप इसको और बेटर इन्हांस कर सकते हैं, ताकि आपके बारे में आपको जब एग्ज़ाम देने का मौका मिले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। क्वेश्चन को ऐसे ही देखिएगा, पॉइंट वाइज ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। 8 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन में फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइएगा। 8 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन में निष्कर्ष ज़रूर लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर कुछ अलग दिखे और वो आपको ज़्यादा मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। एक बार फिर, जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम में जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं ADJ एस्पिरेंट्स, और नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 3.9 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, ठीक है। पेपर 4 का पोर्शन ये कंप्लीट हो गया है। जल्दी ही पेपर 5 का पार्ट 1 भी लेकर आऊँगा आपके पास, और तब तक आप सभी से ये गुजारिश कि पढ़ते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। ओके, जय हिंद।